नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा जिसे दुनिया पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप का दावा है कि 1000 मिसाइलें पहले से तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर हजारों और दागी जा सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई के आदेश पहले ही अमेरिका सेना को दिए जा चुके हैं। इधर इजराइल से अमेरिकी F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की वापसी, ईरान के परमाणु ठिकानों की मरम्मत की रिपोर्टें, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर बढ़ती बयानबाजी और ओमान में जारी कूटनीतिक प्रयास इस पूरे संकट को और संवेदनशील बना रहे हैं। सवाल केवल ट्रंप की सुरक्षा का नहीं है, बल्कि उस संभावित टकराव का है जो पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है। क्या यह केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है या फिर किसी बड़े सैन्य अभियान की भूमिका तैयार हो रही है? इसी बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रम पर आज हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे, पर पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे एक, उस और करेंगे चर्चा का। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि ईरान उनकी हत्या की कोशिश करता है तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने दावा किया कि 1000 मिसाइलें पहले से तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर हजारों अतिरिक्त मिसाइलें भी दागी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई के आदेश पहले ही अमेरिकी सेना को दिए जा चुके हैं। इस बयान के बाद पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इजरायली मीडिया के अनुसार अमेरिका ने इजराइल से अपने F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट वापस बुलाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे सामान्य सैन्य पुनर्तैनाती बताया जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय विशेषज्ञ इसे बदलती रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। तनाव की जड़ जनवरी 2020 में हुई उस अमेरिकी ड्रोन कार्रवाई से जुड़ी है जिसमें ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए थे। उसी समय से ईरान लगातार बदले की बात करता रहा है, जबकि अमेरिका कई बार दावा कर चुका है कि ट्रंप संभावित निशाने पर है। ईरान इन आरोपों को लगातार खारिज करता आया है। इस बीच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अपने क्षतिग्रस्त परमाणु ठिकानों की मरम्मत कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में निर्माण गतिविधियां दिखाई देने का दावा किया गया है। हालांकि ईरान ने इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उधर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिका का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग खुला रहना चाहिए, जबकि ईरान लगातार अपनी सामरिक मौजूदगी का संदेश दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि यदि तनाव और बढ़ा तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें जारी है। कतर और पाकिस्तान सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और समझौते का सम्मान करने की अपील की है। वहीं रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों पर अमेरिका और इजरायल का समर्थन करने का आरोप लगाया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समय सबसे बड़ा खतरा किसी गलत आकलन या सीमित सैन्य घटना के बड़े युद्ध में बदलने का है। ट्रंप के सख्त बयान, ईरान की जवाबी चेतावनियां, इजरायल की सक्रिय भूमिका और परमाणु गतिविधियों से जुड़े दावों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या कूटनीति हालात संभाल पाएगी या फिर पश्चिम एशिया एक नए सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। आने वाले कुछ दिन केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि ईरान उनकी हत्या की कोशिश करता है तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने दावा किया कि 1000 मिसाइलें पहले से तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर हजारों अतिरिक्त मिसाइलें भी दागी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई के आदेश पहले ही अमेरिकी सेना को दिए जा चुके हैं। इस बयान के बाद पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इजरायली मीडिया के अनुसार अमेरिका ने इजराइल से अपने F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट वापस बुलाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे सामान्य सैन्य पुनर्तैनाती बताया जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय विशेषज्ञ इसे बदलती रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। तनाव की जड़ जनवरी 2020 में हुई उस अमेरिकी ड्रोन कार्रवाई से जुड़ी है जिसमें ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए थे। उसी समय से ईरान लगातार बदले की बात करता रहा है, जबकि अमेरिका कई बार दावा कर चुका है कि ट्रंप संभावित निशाने पर है। ईरान इन आरोपों को लगातार खारिज करता आया है।
इस बीच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अपने क्षतिग्रस्त परमाणु ठिकानों की मरम्मत कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में निर्माण गतिविधियां दिखाई देने का दावा किया गया है। हालांकि ईरान ने इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उधर हॉर्मुज जलमरुमध्य को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिका का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग खुला रहना चाहिए, जबकि ईरान लगातार अपनी सामरिक मौजूदगी का संदेश दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि यदि तनाव और बढ़ा तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें जारी है। कतर और पाकिस्तान सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और समझौते का सम्मान करने की अपील की है। वहीं रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों पर अमेरिका और इजरायल का समर्थन करने का आरोप लगाया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समय सबसे बड़ा खतरा किसी गलत आकलन या सीमित सैन्य घटना के बड़े युद्ध में बदलने का है। ट्रंप के सख्त बयान, ईरान की जवाबी चेतावनियां, इजरायल की सक्रिय भूमिका और परमाणु गतिविधियों से जुड़े दावों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या कूटनीति हालात संभाल पाएगी या फिर पश्चिम एशिया एक नए सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। आने वाले कुछ दिन केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। चलिए रुक करते हैं। चर्चा का दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे एक एक कर क्या वो समझते हैं पूरे घटनाक्रम पर। विंग कमांडर हमारे साथ आलोक सहाय हैं, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और करोड़ी सिंह हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत में विंग कमांडर आलोक सहाय सर से करूंगा। सर, किस तरह देख रहे हैं अब आने वाले दिनों के अंदर अब क्या समीकरण बनेंगे और जो चेतावनियां दोनों तरफ से चल रही हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नमस्कार। मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस बार जो हुआ है उसमें ईरान की सरासर गलती है। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था वो उसमें ईरान की पांचों उंगलियां घी में थी। हर तरफ से ईरान को फायदा ही फायदा हो रहा था। यूरेनियम भी उसने तुरंत सौंपने की बात नहीं कही गई थी। ये कहा गया था कि 60 दिनों के बाद इस पर बातचीत होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 30 दिनों के अंदर में वो खोल देगा और वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ये बात कही गई थी। इसके बदले में ईरान को क्या क्या नहीं मिल रहा था। ईरान की जितनी जब्त संपत्तियां थी विदेशी बैंकों में, वो सारी खोल दी जा रही थी। उसके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया गया था वो हटाया जा रहा था। उसके ऊपर जो तेल बेचने का रिस्ट्रिक्शन था वो हटा लिया गया था। उसको न सिर्फ यही, उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 बिलियन सहायता देने की बात की गई थी। और चारों तरफ पूरे विश्व में हर एक पैनलिस्ट यही कह रहा था कि ये ईरान के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और ईरान ने बहुत अच्छी चपत लगाई है, अमेरिका को आईना दिखा दिया गया है, उसकी औकात दिखा दी है ईरान ने। लेकिन ये जो 3 शिप पर इन्होंने आक्रमण किया है 2-3 दिन पहले, ये बहुत बड़ी गलती ईरान ने कर दी है और अपनी कब्र खुद खो दी है मेरे हिसाब से। क्योंकि कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो सबसे नैरो पोर्शन है वो करीब 23 से 24 माइल का है। अंतरराष्ट्रीय मैरिटाइम नियमों के अंतर्गत किसी भी देश के सीमा से 12 मील का समुद्र तट पर उसका अधिकार होता है। तो 12 मील पर तो ईरान का अधिकार है, बाकी 12 मील पर ओमान का अधिकार है, दूसरी तरफ ओमान है। तो ओमान से बातचीत करके अगर कोई जहाज वहां से जा रहा है उसके ऊपर आक्रमण करना तो ऐसे भी इंटरनेशनल लॉ का सीधा उल्लंघन हो गया कि कोई लीगल राइट नहीं बनता है ईरान का उसके ऊपर आक्रमण करना। पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ये कहे कि मेरा ही सिर्फ अधिकार है, ये तो इलीगल है। क्योंकि 12 मील पर ओमान का भी अधिकार है, उसके अधिकारों की आप कैसे हनन कर लेंगे? तो ये ईरान की बहुत बड़ी गलती है और इसके कारण ट्रंप भी बुरी तरह बौखला गए हैं। उनको भी चारों तरफ से तूतू हो रही थी कि आपने क्या डील साइन कर लिया है। उनको समझ में आ रहा था कि हमने शायद डील ठीक ठाक साइन नहीं किया है और ईरान ने ट्रंप को मौका दे दिया डील से बाहर निकलने का। मैं तो यही मानता हूं। और इसीलिए अभी देखिए ईरान में काफी बर्बादी हो रही है, काफी तहस-नहस हो रहा है, काफी तीखा आक्रमण हुआ। पहले ही दिन 80 जगहों पर आक्रमण हुआ।
उसके बाद फिर 70-80 जगहों पे आक्रमण हुआ दूसरे दिन। तीसरे दिन जो आक्रमण हुआ, हालांकि ये कहा जा रहा है, अमेरिका ने बोला कि वो हमने आक्रमण नहीं किया है। ये अभी भी संशय बना हुआ है कि ये आक्रमण तीसरे दिन वाला किसने किया है। तो ईरान ने भी माना है, एक ईरान की एजेंसी ने माना है, अभी खबर आई है आज ही के दिन में सोशल मीडिया पे, कि किसी एरेंट आईआरजीसी के ग्रुप ने ये बदमाशी की थी और उन्होंने अपनी गलती मानी है। जी हाँ। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका, और करता हूँ करोड़ी सर का। सर, ट्रंप ने जो चेतावनी दी है वो किस तरह से देखते हैं आप? केवल राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है या वास्तविक में खुफिया इनपुट पर आधारित ये प्रतिक्रिया जो है ट्रंप द्वारा दी गई है? यदि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति पर विदेशी प्रायोजित हमले की पुष्टि होती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून इसके तहत क्या काम करते हैं, क्या विकल्प रहते हैं उसके लिए? देखिए साहिल, जो बात कह रहे हैं कि ट्रंप पे ईरान हमला कर सकता है या असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है, ये मुझे लगता है कि अमेरिका में नवंबर में चुनाव हैं और उसके लिए माइलेज लेने के लिए सामान्यतः किसी भी देश में कोई नेता इस तरह का इम्प्रेशन क्रिएट करता है कि उस पर अटैक हो सकते हैं, तो ये सिंपैथी वेव आ जाती है, चुनाव वो जीतने की। ऐसा कुछ नहीं है अभी ईरान की ट्रंप पे अटैक कर रहे हैं। हाँ, ईरान की जनता है वो डेथ फॉर ट्रंप और डेथ फॉर नेतन्याहू ये सब नारे लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी जो भाषा है वो ईरानियंस की भाषा बहुत ही सदी हुई, बहुत ही कूटनीतिक भाषा है। जबकि ट्रंप साहब तो किस तरह से धमकी दे रहे हैं कि ये कम कर देंगे, ये कर देंगे, इस तरह की भाषा का कोई मतलब नहीं होता है। तो ट्रंप साहब जिस रास्ते जा रहे हैं वो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अभी जो जिस तरह की सिचुएशन बन रही है और पहले जो सिचुएशन थी उनमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं देखता हूँ। देखिए, हम ये कहते हैं कि ईरान ने 2-3 शिप वहां रोके और उस पर फायर भी किया, लेकिन ईरान ने और अमेरिका ने जो एमओयू किया था उसमें 14 पॉइंट में से 5 पॉइंट ऐसे थे जो तत्काल इंप्लीमेंट होने थे। पहला पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, 10वां और 11वां और 13वें पॉइंट में इनका पांचों का रेफरेंस दिया है। उनमें 4 अमेरिका के लेवल पे इंप्लीमेंट होने थे, एक ईरान के लेवल पे इंप्लीमेंट होना था। अमेरिका के लेवल पे चारों थे, वो चारों इंप्लीमेंट नहीं हुए और ईरान ने होर्मुज खोलने के लिए कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई एक डिजिग्नेटेड रूट है हमारे यहाँ, पर्शियन गल्फ स्टेट जो अथॉरिटी है वो आपकी सिक्योरिटी का, आपको सेफ पासेज का केयर करेगा, आप डिजिग्नेटेड रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से न जाओ। उसकी वजह से भी फिर जहाज को डुबोया नहीं है, जहाज को स्ट्राइक किया है चेतावनी देने के बाद में। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने जो कुछ किया, अभी तक अमेरिका ईरान में, अमेरिका इजराइल ने स्ट्राइक किया था तो चाइनीज इंटरेस्ट को, इंडियन इंटरेस्ट को और रशियन इंटरेस्ट को टच नहीं किया था। और अब की बार देखिए जिस तरह का स्ट्राइक किया है कि बूसर है वो एटॉमिक प्लांट है, वो रशिया की पार्टनरशिप में है, और जो ब्रिजेज वगैरह वो ट्रेन रूट को उन्होंने स्ट्राइक किया है वो चाइना की पार्टनरशिप में चल रहा है। चाइना को सेंट्रल एशिया होते हुए ये ईरान चाइना प्रोजेक्ट है वो है, और जो इंडिया का है चाबहार में इंडियन इंटरेस्ट है। तो इन तीनों कंट्रीज के इंटरेस्ट को हर्ट किया है और उसका कारण यह है कि जिस तरीके से क्योंकि ईरान की जो स्थिति है जंग के मैदान में बर्बाद होके भी ईरान जीत रहा है, कूटनीति के संवाद में भी जीत रहा था और एमओयू था उसमें भी जीत थी, और उसके बाद ये फ्यूनरल हुआ खुमैनी का, इसको भी ये कोई गम का इस तरह का ही नहीं था। ईरान ने सक्सेसफुली उसको कूटनीतिक और राजनीतिक उद्देश्य से यूज किया, ऐसा ओरिएंटेशन दिया, और उसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आए और उनके लिए जो कुरान की आयतें पढ़ी गई वो आयतें उस देश का ईरान के साथ और जनरल व्यवहार क्या है उसको इंडिकेट करते हुए थी। और इसके अतिरिक्त सऊदी अरब, जिसको बुलाया नहीं था ईरान ने, बिना बुलाए सऊदी अरब वहां पे गया। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप साहब को या अमेरिकन पॉलिसी प्लानर्स को ये लगा कि ये तो फ्यूनरल को भी अपना एक असेट बना रहे हैं, कूटनीतिक असेट के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ईरान की इस तरह की जो सक्सेस उनको दिख रही थी
तो उससे उन्होंने देखा कि अब किस तरह से रोका जाए। एक तो ये कारण था। दूसरा यह कि इजराइल शुरू से ही एमओयू हुआ उसी समय से बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, और इसीलिए तत्काल अमेरिका ने रूबियो को, अपने विदेश मंत्री को, 3 देशों की यात्रा पे भेजा, अरब देशों की, यूएई, बहरीन और कुवैत। और वो इसलिए इसलिए भेजा कि ये ऑलरेडी इजराइल के साथ इनकी पार्टनरशिप है। दो तो जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं उनको मान्यता दे चुके हैं, उनके मेंबर हैं। तो उनको ये, ईरान को ये, इजराइल को ये मैसेज देना चाहते थे कि देखिए आप अकेले नहीं हैं, कुछ अरब ममालिक हैं वो भी आपके साथ हैं। एक तो ये था। और फिर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में रूबियो ने पार्टिसिपेट भी किया, वहां भी एक कोशिश की कि इन 3 कंट्रीज को साथ लेके इजराइल को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। उसके बाद इसी महीने की 1-2 तारीख को जो सेंटकॉम है, उन्होंने 12 अरब कंट्रीज के साथ सिक्योरिटी डायलॉग किया और उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि ईरान देखिए अभी भी एक फेराल की तरह काम कर रहा है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, आप साथ हो। सभी 12 कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम अमेरिका के साथ किसी जंग में नहीं सम्मिलित हो सकते। और यही नहीं, इसी समय नेटो की मीटिंग हुई, वहां नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने यह कह दिया कि अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया वो एक नेसेसिटी थी। लेकिन उससे आगे सभी नेटो के कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम आपके साथ जंग में सम्मिलित नहीं होंगे। अब आगे आगे क्या हो सकता है? ट्रंप ने ऑलरेडी कह दिया, सब कुछ कह के अंत में कह दिया कि ईरान बातचीत करना चाहता है, ईरान समझौता चाहता है, हम डील करेंगे। तो डील करने के 2 रास्ते हैं, या तो जो एमओयू हुआ था उसको बिल्कुल एब्रोगेट कर दें, नया कोई एमओयू बात करें या बात हो, क्योंकि ट्रंप कह रहा है कि हम न्यूक्लियर मामले पे पहले बात करेंगे, जो कि एमओयू में कहीं ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर मुद्दे पे पहले हो। तो क्या एमओयू को बिल्कुल आप एब्रोगेट कर देंगे, उसको नहीं मानेंगे? मुझे लगता है वो संभव नहीं है, असंभव है। तो मुझे लगता है कि एमओयू को फिर से रिवाइव करके, और जो दूसरे कंट्रीज हैं जो बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो ये प्रयास करेंगे कि एमओयू के लेके जो पहले अलग अलग वर्किंग ग्रुप वगैरह बने थे उनकी रिपोर्ट आ जाए और धीरे धीरे आगे आगे बढ़ा जाए। लेकिन किस रूप में बढ़ते हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए इजराइल को या मना के रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और इजराइल की लॉबी जो है वो ट्रंप के सपोर्ट में बहुत ज्यादा रही है, अब वो खुश नहीं है। तो इजराइल को खुश करना बड़ा मुश्किल लग रहा है और विड्रा करना भी मुश्किल लग रहा है। तो जिस तरह की कैच 22 की स्थिति अमेरिका की विशेष रूप से ट्रंप की हो गई है, और इसलिए वो चुनाव से पहले इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, जो आपने कहा कि ट्रंप का असैसिनेशन हो सकता है, अटेम्प्ट हो सकता है, मर्डर हो सकता है, ये सब बातें वो सिंपैथी वेव के रूप में कि नवंबर के चुनाव में हम आसानी से जीत जाएं। लेकिन अभी निकलना मुश्किल लग रहा है अमेरिका, जैसी भी हालात हो। अगर बातचीत भी शुरू होगी तो तत्काल निकलना संभव नहीं है। एक ही रास्ता है, अमेरिका हार के निकल जाए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के साथ दुनिया का कोई देश इस वक्त नहीं है। जी साहिब। सर मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका, मैं आलोक साहे सर का रुक करना चाहूंगा। सर जैसे बात की एमओयू की, तो क्या लगता है अमेरिका ईरान के बीच जो मौजूदा एमओयू है अब पूरी तरह टूटने की स्थिति में पहुंच चुका है? और जहां बात हम करते हैं F-21 स्टेलस फाइटर्स की वापसी का, क्या मिशन पूरा होने का संकेत है या नई रणनीतिक तैनाती का हिस्सा इसको माना जाए? देखिए, अमेरिका ने बड़ा साफ शब्दों में बोल दिया है कि एमओयू अब उसके लिए खत्म हो चुका है। ट्रंप ने बड़ा क्लियरली बोल दिया है इस चीज को कि एमओयू इज कैंसिल्ड फ्रॉम हिज साइड। अब वो सिर्फ देख रहे हैं कि ईरान अब अगला कदम क्या उठाता है। क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा असहमत हूं अपने प्रीवियस जो राय रखी गई उससे, क्योंकि ठीक है, यूरोपियन नाटो के साथ ट्रंप की तलखी थी, इसलिए नाटो उसके साथ नहीं आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ईरान के युद्ध में। लेकिन नाटो देश ओमान के साथ बातचीत करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस क्लियर करने के लिए तैयार हो गए थे, ब्रिटेन और फ्रांस। वो ओमान के तट पर अगर ब्रिटेन और फ्रांस के जहाज आकर के माइंस क्लियर करते हैं तो ईरान का क्या उस पर राइट बनता है उसको रोकने का? वो तो ओमान के तट पर कर रहे हैं ना, 12 मील का उसका अधिकार है, ओमान की सहमति से कर रहे हैं।
ओमान की सहमति से ओमान के पास से अगर जहाज जा रहे हैं तो ईरान उस पर क्यों आक्रमण करेगा? ये बात मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती है। पूरा तब तो कल अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उस पर इंडोनेशिया बोलेगा कि मैं यहां से किसी जहाज को जाने नहीं दूंगा, ये तो हमारा क्षेत्र है। जी 1/4 शिपिंग शिपिंग उस रेट से जाती है। यहाँ तो पांचवा हिस्सा है ना, वहां तो चौथा हिस्सा है पूरे वर्ल्ड ट्रेड का। वर्ल्ड ट्रेड शिपिंग ट्रेड का चौथा हिस्सा है। 1/4 वहां से जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। तब क्या होगा? तो ये कहने की बातें हैं। और दूसरी बात, जहां तक ये बात है ना कि ट्रंप को मारने की धमकी, ठीक है, मैं मानता हूं कि ये उनका इलेक्शन स्टंट भी होगा, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन जब अगर इतने बड़े दीवार पे, बिल्डिंग पे, वी विल किल ट्रंप, आप पोस्टर लगाते हो कपड़े से पूरे बिल्डिंग से ऊपर से लेकर नीचे तक कई मंजिला इमारत पे, तो ये एक आदमी का काम नहीं होता है। और अगर मान लीजिए आपने कहा कि जनता ने ऐसा कर दिया है, तो वहां पे सरकार, वहां के अधिकारी उसको हटा सकते हैं ना। आप चारों बगल पोस्टर लगा दोगे कि वी विल किल ट्रम्प, तो देश, तो इसका मतलब आप तो उस देश से खुलेआम युद्ध करने के लिए तैयार हो। तो फिर शांति की बात आप नहीं करना चाहते हो, आप ट्रंप को मारना चाहते हो। तो ट्रंप ने यही बात कही है कि मैं ईरान के हिट लिस्ट में नंबर 1 हूं, और जिस दिन मेरे ऊपर अगर आक्रमण होगा तो मैं ईरान को बर्बाद कर दूंगा, मैंने इसका इंतजाम कर रखा है। तो ये सिचुएशन, जो स्थितियां काफी खराब होती जा रही हैं, और इनके ईगो, दोनों देशों के ईगो के चक्कर में पूरा विश्व बाजार और कई देश इसमें बर्बाद होंगे, महंगाई बढ़ेगी। और मुझे नहीं लगता है कि जो स्थितियां वहां पे हैं, वहां वो अभी युद्ध को टाला जा सकता है। मैं तो यह मानता हूं कि जब तक वहां पर आईआरजीसी और फंडामेंटलिस्ट और लोगों का कंट्रोल है ईरान पर, तब तक ये युद्ध टलेगा नहीं। मैं शुरू से कई चैनल्स पे ये बात बोलता रहा हूं, और ईरान की बर्बादी अभी और ज्यादा होगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। जी हाँ। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा से रुख आपका, मैं रुख करता हूँ करोड़ी सर का। सर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां पे जो अब तनाव जो बना हुआ है, तो उससे अब वैश्विक व्यापार और तेल बाजार पर और कितना असर पड़ेगा? और इससे अगर हम परमाणु की बात की जाए तो क्या ईरान वास्तव में अपनी परमाणु गतिविधियां दोबारा तेज कर रहा है, या ये केवल पश्चिमी देशों का आकलन है? देखिए, जो एमओयू साइन हुआ है उसमें दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ईरान की अपनी संप्रभुता है, अपनी स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी। अगर इजराइल एनपीटी का मेंबर नहीं है, इजराइल का न्यूक्लियराइजेशन हो सकता है, तो ईरान का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे अलग अलग देशों की इंटेलिजेंस ये कहते हैं कि इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन्स इस समय हैं। तो अगर इजराइल के साथ होगा तो ईरान को आप इतना क्यों रोकना चाहते हैं, इस तरह का क्यों करना चाहते हैं? अभी तक वो समझ में नहीं, जो ईरान का आर्ग्यूमेंट है। एनीवे, आगे अब इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अगर और एस्कालेट होंगे तो बैब अल मंदाब भी बंद होगा निश्चित रूप से। और बैब अल मंदाब अगर बंद होगा तो जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, दुनिया में जिस तरह का संकट है, वो और ज्यादा भयंकर हो जाएगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है। लेकिन अभी तक जो बातचीत का है, जो एमओयू हुआ साइन या और कोई बातचीत है, वो तो अभी जो जंग हुआ था 40 दिन का, उससे निकले हुए मुद्दे हैं, उन पे बातचीत हो रही। जो बेसिक मुद्दों को लेके जंग हुआ था, अभी उन पे बातचीत होने की कोई संभावना नहीं है इमीडिएटली। और हम चाहें कि महीने 2 महीने में कोई समझौता हो जाएगा, मुझे वो भी नहीं लग रहा है कि महीने 2 महीने में हो जाएगा। और देखिए, अब वहां पे ईरान में अलग है। देखिए, आईआरजीसी भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी है। आईआरजीसी अपना सिक्योरिटी डिफेंस का मामला देखती है, पॉलिटिकल लीडरशिप देखती है। लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से जिस तरीके से ईरान आगे बढ़ रहा है, वो अमेरिका के लिए डील करना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि जो अरब कंट्रीज हैं, वो किसी भी हालत में अमेरिका के कहने से इजराइल के समर्थन में नहीं जाएंगे और न ईरान के अगेंस्ट में वो लड़ने को तैयार होंगे। तो ऐसी स्थिति में बिना उनको साथ लिए या दूसरे देशों को साथ लिए, जिस तरह का 40 दिन का जंग हुआ था, वैसा अमेरिका जंग नहीं लड़ना चाहेगा। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
क्योंकि अमेरिका ने बहुत से लड़े, देखिए इराक को बर्बाद किया, लीबिया को किया, अफगानिस्तान को किया, लेकिन सब में कोलिशन बनाया, अपने मित्र थे उनको साथ लेके चले। पहली बार अमेरिका अकेला फंसा है और अब अकेला फंस के अब वो साथ लेना चाहता है, अब कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस तरह के दलदल में कोई आके फंसना नहीं चाहता है। और अगर अब नेटो फंस जाता है, क्योंकि देखिए अभी तक की जो स्थिति है, ईरान की स्थिति है वो रिटालिएटरी है। ईरान ने कोई एग्रेशन नहीं किया, एग्रेशन तो इजराइल और अमेरिका का था और उसका निरंतर रूप से ईरान रिटालिएट कर रहा है, आगे भी रिटालिएटरी पावर होगा। निश्चित रूप से ईरान की बर्बादी कहीं ज्यादा है, अमेरिका की उतनी बर्बादी नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अमेरिका की बर्बादी होती है तो अमेरिकन सहन नहीं कर सकते, टॉलरेंस नहीं है। लेकिन ईरान में जिस तरह का शहादत का जुनून है, उसमें वो कितनी भी बर्बादी हो, बर्बादी के बाद भी खड़े हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल है। और जो अरब कंट्रीज हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं, वो भी अब एहसास कर रहे हैं कि अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो हमारे लिए लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है। तो वो भी एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की खोज में है, विशेष रूप से सऊदी पिवट डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, और वो वैसा ही आर्किटेक्चर खोज कर रहे हैं जैसा यूरोपियन कंट्रीज ने 1975 में हेलसिंकी एग्रीमेंट से शुरू किया और यूरोपियन कंट्रीज पीसफुली रह रहे हैं। तो उस तरह का कोई मॉडल इवोल्व करने की सोच रहे हैं और इसके लिए अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली बहुत नुकसान होगा अगर ऐसा आर्किटेक्चर अरब कंट्रीज इवोल्व कर लेते हैं तो, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके का इजराइल का डोमिनेशन इस रीजन में एस्टेब्लिश करना चाहता है वो असंभव है। अब बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन पहले डायरेक्ट अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हुआ था और अब डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया है। और अब इसलिए अगले हफ्ते नेतन्याहू वाशिंगटन जा रहे हैं, दोनों में क्या बातचीत होती है, वो क्या प्रेजेंटेशन देते हैं वहां सिचुएशन रूम में, और ट्रंप टीम का क्या रेस्पॉन्स होता है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि अब जंग हो या नहीं हो, किस रूप में स्ट्राइक करें। लेकिन रिजीम चेंज की स्ट्रेटेजी तो इस वक्त ईरान में पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट ईरान में और ज्यादा सोलिडेरिटी आ गई है अमेरिका के स्ट्राइक्स को लेके, और जब चाइनीज, रशियन और इंडियन इंटरेस्ट को भी हर्ट किया है तो चाइना, रशिया, इंडिया भी अब इस हालात में खुश नहीं होंगे। जी साहिल जी। ठीक है सर, मैं आलोक साय सर का रुकना चाहूंगा। सर आपसे क्लोजिंग कमेंट्स चाहूंगा सर। मैं ये देख रहा हूं कि अगर चीन उतर के आ जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जिसका प्रयास ईरान कर रहा है, अगर चाइनीज शिप्स यहाँ सीधे दखल देते हैं तब तो ईरान को थोड़ी राहत मिलेगी और ईरान इस क्षेत्र में टिक पाएगा। नहीं तो मुझे आगामी दिन जो है वो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए, काफी विभीषण वहां युद्ध होगा, काफी बर्बादी होगी, बल्कि उससे पूरा विश्व भी काफी प्रभावित होगा। जी हाँ। ठीक है सर, करोड़ी सर आपके क्लोजिंग कमेंट्स। देखिए मुझे नहीं लगता कि जंग के हालात बनेंगे, कहीं न कहीं रास्ता निकलेगा, क्योंकि ईरान भी बातचीत चाहता है और अमेरिका भी, ट्रंप साहब अपने वो धमकी वाले स्टेट, वो तो उनकी स्टाइल है, लेकिन अमेरिका भी जिस तरह से दबाव में है, अमेरिका भी बातचीत चाहता है। हाँ, इजराइल डेफिनेटली जंग चाहता है, ईरान को पूरी तरह तबाह करने के बाद ही अमेरिका को निकलने देना चाहता है। अब इजराइल अपनी कूटनीति में, अपने दबाव में कितना सफल होता है कि अमेरिका को लंबे समय तक यहाँ डिटेन करके और ईरान को बर्बाद करने के लिए तैयार कर ले, ये देखने लायक चीज है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फुल फ्लेज जंग अब आज के हालात में अमेरिका ईरान दोनों चाहते हैं, इजराइल को छोड़कर। ठीक है सर, धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विंग कमांडर आलोक सहाय सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, और करोड़ी सिंह सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। देखते हैं क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले समय के बाद। ट्रंप की चेतावनी, ईरान की जवाबी बयानबाजी, परमाणु गतिविधियों के दावे और पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य हलचल, ये सभी संकेत बताते हैं कि हालत बेहद संवेदनशील है। हालांकि कूटनीतिक प्रयास भी जारी है, लेकिन किसी भी छोटी चूक के बड़े संघर्ष में बदलने का खतरा बना हुआ है। दुनिया की निगाह अब अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगियों के अगले कदम पर टिकी है। क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर तनाव नई जंग का रूप लेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने होगा। फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत संयम और कूटनीति की है।
सवाल आज का में फिलहाल इतना ही। भारत न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।